यस स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाना शुरू करना था, बट उससे पहले अभी हम लोग एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, पहले उसको कवर करेंगे, देन करेंगे आगे कंटिन्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। एक्चुअली जो हम लोग अभी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो बेटा सपोज करो कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, एक इसमें प्रोटॉन है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सर्कल वाला है ये प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। और इसके बाहर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है which is revolving around this nucleus. So this is nucleus of hydrogen atom. This is nucleus of hydrogen atom जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की हमने एनर्जी निकालनी है। तो हम लोग जो एनर्जी यहाँ पे निकाल रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइंड आउट जो कर रहे हैं, इसका बेसिस भी आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, इस बेसिस पर निकालेंगे। क्लासिकल एक्चुअली फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लाइक एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो कुछ भी हमें ऑब्जर्व हो रहा है वही क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बहुत माइक्रो लेवल की फिजिक्स है, मतलब हम बहुत डीप चले जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर या किसी भी फिनोमिनन को बहुत डीपली जाके स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच में हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। बट अभी तो हम लोग ऐसी वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नॉर्मली ऑब्जर्व हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के फिनोमिनन्स को ऑब्जर्व करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एनर्जी फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉन की। ये प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है हमें, एक न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अब इस इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मान लो बेटा कि ये जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है दैट ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप एंड इट्स रेडियस इज r। तो रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो बेटा Fe क्या है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe is electrostatic force between electron and nucleus of hydrogen atom. Now, according to Rutherford, this electrostatic force is a center seeking force. अब ये जो force है ये तो center seeking है ना, it is center seeking force, और कोई भी force जो center seeking होती है that is actually centripetal force. So therefore
तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, क्योंकि ये सेंटर सीकिंग फोर्स है तो रदरफोर्ड ने कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, this electrostatic force is providing centripetal force to revolving electron, और इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट कर देंगे। तो नाउ बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई, इट इज नाउ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी फोर्स जो सेंटर सीकिंग होगी वो सेंट्रीपिटल होगी। तो इसी क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ बेटा यहां तक क्लियर है सबको? तो नाउ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं कितनी है। उसके लिए हमें न्यूक्लियस का चार्ज चाहिए और इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम देखें तो मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1 है, विच इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज इक्वल टू E, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और न्यूक्लियस का चार्ज अगर हम देखें Q2, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। अब एक प्रोटॉन की वजह से उसका भी चार्ज कितना होगा, E होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। नाउ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। अब एप्सिलॉन 0 हम मान रहे हैं कि यहाँ स्पेस खाली है सारा, तो यहाँ मीडियम एप्सिलॉन ही है, एप्सिलॉन 0 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, that is E into E, which is E square, divided by distance between them, which is equal to radius, distance square. This is electrostatic force and it is equal to centripetal force. So centripetal force is given by mv square by r. If this electron is moving with the speed v, if this electron is moving with speed v, so beta, and it is having a mass equal to m, then centripetal force of this electron is given by mv square by r. तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब r से r कैंसिल होने वाला है, r से r हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो यहां से हमें r के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इस r से ये वाला r कैंसिल हो गया, एक r का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, r इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू आ गई, दैट इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस हमने निकाल दिया। सो दिस इज ऑर्बिट रेडियस। यहां तक नोट कर लो, देन मैं रब करूंगा आगे। अभी हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, अभी तो सिर्फ रेडियस फाइंड आउट किया है इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। डन। ओके, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इट इज मूविंग विद स्पीड v, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by this formula, that is half mv square। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, mv स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस फाइंड आउट करें और उसको यहां पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ इंटू, यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। तो यहां पर मैंने यूज किया है फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1,
तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी E² डिवाइडेड बाय 4 2 8 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r. So this is kinetic energy of revolving electron. तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गया, दिस वन. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है बेटा, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी. अब फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, वैसे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है बट बेसिकली इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. मतलब जो दो चार्जेस का सिस्टम यहाँ बन रहा है ना, एक तो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. दोनों के चार्जेस इक्वल हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो ऑब्वियसली उसका चार्ज प्लस ही होगा न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होगा. पोटेंशियल एनर्जी में मुझे साइन के साथ चार्जेस इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमें उसके साइन के साथ वैल्यूज डालनी है. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, potential energy of electron is basically potential energy of electron nucleus system. यानी ये जो दो चार्जेस का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम. अब आपको याद होगा, सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है. वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एंड फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. याद है ना सभी को? फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R. अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का. तो बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज यानी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो उसका चार्ज न्यूक्लियस का 1 प्रोटॉन के इक्वल है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है बचे आर. अब यहां पर नेगेटिव साइन क्यों पुट किया? नेगेटिव साइन के साथ क्यों पुट कर रहे हैं चार्ज? कोई स्टूडेंट बता सकता है? हमने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है वो बात ठीक है, बट फोर्स में तो हमने पुट नहीं किया था, यहां तो पुट नहीं किया चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, फिर यहीं क्यों पुट किया है? सर ये पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर होता है, इसमें तो हम लेते हैं. यस, वेरी गुड. बस ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर के लिए तो साइन के साथ डालनी है वैल्यू. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी उसमें हम साइन नहीं लेते. चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, तो फाइनली अपने पास आंसर आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. तो बेटा दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स से इक्वेशन नंबर 3, दिस इज थर्ड इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी नेगेटिव आ रही है. इसका एक रीजन ये भी है, नेगेटिव साइन के लिए आप यहाँ पे अलग से लिख लो व्हाई दिस नेगेटिव इज अपीयरिंग. एक तो वही हमने कहा कि नेगेटिव पुट किया है स्केलर क्वांटिटी की वजह से, बट एक्चुअल में नेगेटिव साइन यहाँ सिग्निफाई क्या कर रहा है? तो बेटा नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी, negative sign in potential energy indicates that R vector is in opposite direction. R vector is in opposite direction to electrostatic force. R vector और electrostatic force की अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, ये तो सेंटर सीकिंग है, और अगर मैं सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ये दूसरी तरफ है. तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए भी नेगेटिव आ रहा है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट? नो सर. No,
तो ये लिख लेना, नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट आर वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ ये तीन टर्म्स आ गई, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू ये है, अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वो उस तरह से भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट अभी नहीं पुट करेंगे, अभी आर ही रहने देंगे। तो नाउ टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो बेटा टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, total energy of electron in hydrogen atom is given by kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is this, E square divided by 8 pi epsilon 0 into R, E square divided by 8 pi epsilon 0 into R, plus potential energy is minus of this, minus E square upon minus E square upon 4 pi epsilon into R। तो बेटा E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R, ये चीज कॉमन आ जाएगी, दोनों में आ रही है। यहां बचेगा 1/2 प्लस माइनस माइनस 1, ये टर्म बचेगी कॉमन लेके, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो आंसर आएगा माइनस E स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। So this is total energy. So this one is total energy of electron in an hydrogen atom. Total energy का एक्सप्रेशन ये आ गया, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी है E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और टोटल एनर्जी आ रही है माइनस E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन इनटू R। तो बेटा जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव है टोटल एनर्जी। तो ना बेटा टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव ना आए, इसका मतलब है फिर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, देन इट विल लीव इट्स ऑर्बिट। इफ टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट मींस इट विल लीव इट्स ऑर्बिट, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी, negative sign in total energy indicates that या implies that the electron is bound to nucleus. Electron is bound to nucleus. If ये वैसे नोट कर लो, नेगेटिव आ रही है वैसे तो वो तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन तभी बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, और इसीलिए वो जो है गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। बट अगर ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव आए, सपोज इफ टोटल एनर्जी E वर पॉजिटिव, then an electron will not follow a closed orbit around the nucleus, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया सभी को ये टॉपिक? Yes students, any doubt? Yes. So this is total energy of electron in an hydrogen atom. Total energy नेगेटिव आ रही है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितनी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वली आ रही है टोटल एनर्जी भी, बस नेगेटिव साइन का फर्क है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है,
अगर कभी टोटल एनर्जी नेगेटिव नहीं आए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं रहेगा, तो वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, देन इट विल लीव इट्स ऑर्बिट। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा कि वो एक्साइट हो जाता है, ये वो ऑर्बिट छोड़ देता है, या इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है अपने ऑर्बिट को, तो इन दैट केस ये जो टोटल एनर्जी होती है दैट विल बिकम पॉजिटिव, अगर ऐसा होता तो। चलो ठीक है बेटा, यहां से एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। यहीं से एक टर्म और डिफाइन करते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब नाम से समझ आ रहा है, वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाउंड ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है, ये जो एनर्जी हमने निकाली, अगर हम इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करें, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की बाइंडिंग से छूट जाएगा। So that minimum energy which is required to remove an electron from the binding of nucleus, that is called binding energy. तो नेगेटिव ने उसको पकड़ के रखा है, हम देंगे पॉजिटिव एनर्जी, उससे हम उसको छुड़ा लेंगे वहां से, तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आएगी बेटा, समझ रहे हो यहाँ पे। तो अभी एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर लो, बाइंडिंग एनर्जी। हेडिंग लगा दो, बाइंडिंग एनर्जी, ये पॉजिटिव दी गई होगी बेटा। इट इज द मिनिमम, it is the minimum external energy required, it is the minimum external energy required to remove an electron from the binding of nucleus, from the binding of nucleus, so that is called binding energy। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी को BE से डिनोट कर रहा हूं, एंड इट विल बी प्लस, ये प्लस में आएगी, होगी उतनी ही, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव ने बाइंड करके रखा हुआ है, जो हम प्रोवाइड करेंगे वो एक्सटर्नल है, तो वो पॉजिटिव आएगी। तो याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, विच इज एक्सटर्नल एनर्जी, जिसे हम लोग यार वो नहीं कहते, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहते हैं केमिस्ट्री में। yes. ये वही है, सिमिलर टू दैट, कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो हो गया बेटा एनर्जी का टॉपिक, बाकी रदरफोर्ड ने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी थी। अभी यहां पर जो इसमें इस इक्वेशन में जो ये R वाली टर्म है, दैट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अभी के लिए तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो रदरफोर्ड ने अपने कॉन्सेप्ट लगा के इसको एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये रही बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन एक्चुअल में इस R की जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन बोहर ने की थी, ये टू कैलकुलेट द रेडियस। अब हर बार ऐसा भी नहीं होगा ना कि हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है, ऑर्बिट हर एटम के पास बहुत सारे होते हैं, बस उसमें से किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब ऑर्बिट खाली पड़े हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, एक्साइटेशन हो जाए, आप बाहर से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दो, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एटम एक्साइट होकर हायर लेवल में चला जाएगा, तो फिर जब सेकंड लेवल में जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिससे कि हम इस रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें हर ऑर्बिट के लिए, यानी दैट रेडियस शुड बी अ फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। आप पढ़ते होंगे बेटा केमिस्ट्री में, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, लाइक दिस। तो हमें इस n की वैल्यू के टर्म्स में रेडियस का आंसर चाहिए। अब यहाँ पर रेडियस अलग है, यहाँ रेडियस अलग है, मतलब ये n के चेंज होने से रेडियस चेंज हो रहा है, तो वी नीड एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ n, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में उस वक्त घूम रहा है, हम उस ऑर्बिट का रेडियस अगर हमें निकाल लें
तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें और फिर हमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि रेडियस हर बार सेम तो नहीं Yes, sir. रहेगा। जैसे 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 एन की वैल्यू बदलेगी, मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में चला जाएगा तो उस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेडियस चाहिए होगा यहाँ पुट करने के लिए, तो दैट कि हम यहाँ पुट करें और अकॉर्डिंगली एनर्जी निकाल लें उस इलेक्ट्रॉन की। बट रदरफोर्ड ने ये सब नहीं बताया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉडल में ही नहीं था ये। लेकिन बोहर के मॉडल में ये सारी चीजें हैं, बोहर ने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जो चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अभी के लिए एक्सप्रेशन एक तरह से पूरा है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में जो ये रेडियस वाली टर्म है, यानी जो ऑर्बिट का रेडियस है, ये रेडियस हमें निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एन, ताकि हर ऑर्बिट के लिए हम लोग एनर्जी निकाल पाए। तो लेटर ऑन यहां पे आप एरो लगा के लिख लेना, लेटर ऑन we will discuss in Bohr's model, we will discuss in Bohr's model, वैसे ही अपने आइडिया के लिए we will discuss in Bohr model that how to calculate the value of R। तो ये R वाली कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, ये बोहर मॉडल में आएगी। इसमें ये जो एनर्जी की टर्म्स में यहाँ पर R जो आ रहा है, वो R की कैलकुलेशन बोहर मॉडल में करेंगे और फिर उस R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एनर्जी के एक्सप्रेशन में। तब हमें पता चल जाएगा कि हर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी क्या एनर्जी होगी। ये वैसे ही लिख लेना, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम लोग बाद में ये पढ़ने वाले हैं कि रेडियस कैसे कैलकुलेट होता है। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक में? No. ओके नाउ बेटा रदरफोर्ड मॉडल ठीक था वैसे ओवरऑल, क्योंकि उसने वो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था गिगर मासडन एक्सपेरिमेंट वाला, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को उसने वेरीफाई कर दिया था, तो इसलिए सर उसने बोहर मॉडल न्यूट्रॉन ठीक नहीं है। बताया। हाँ, उसने नहीं बताया न्यूट्रॉन, यू आर राइट। तो उसने वो सब चीजें तो चलो ठीक है एक्सप्लेन कर दी, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं बोहर मॉडल की, और उन लिमिटेशंस को बाद में सॉरी रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको बाद में बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया, मॉडिफाई किया थोड़ा सा, तो वो भी करेंगे डिस्कस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग ऑफ बोहर मॉडल, क्योंकि बोहर मॉडल जब आया तभी ये रदरफोर्ड की लिमिटेशंस आई, बोहर ने ये एक्सप्लेन किया। तो क्या क्या चीजें हैं? सर स्किन ब्लर हो। अच्छा स्क्रीन ब्लर हो गई, जस्ट अ मिनट। फिर ब्लर हो रही है, अपने आप हो जाएगी, 2 मिनट रुको, सेट हो जाएगी फिर। चलो वैसे रीडेबल है या नहीं? सर ये तो दिख रहा है, आपने क्या लिखा है, आगे का बताना।
चलो ये तो दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ में। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा नंबर वन पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑसिलेटिंग चार्ज। जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करे या एक्सेलरेट करे तो वो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। So that is according to classical electromagnetic theory. According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emits radiation in form of electromagnetic waves. हमें पता है अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगा और वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह रही है कि अगर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है, इट मींस अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इट मींस द एनर्जी ऑफ accelerating electron in the orbit should continuously decrease, वो लगातार डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन वुड, और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, जिस वजह से वो छोटा सर्कुलर पाथ फॉलो करने की ट्राई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड्स and eventually fall into the nucleus लिखते रहना बच्चे, ये fall into the nucleus। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम कहेंगे कि हमारा एटम स्टेबल ही नहीं है। Thus such an atom cannot be stable। तो एक तो ये लिमिटेशन है, Thus such an atom cannot be stable। तो ऐसा एटम तो स्टेबल हो ही नहीं सकता जिसका न्यूक्लियस के अंदर ही उसका इलेक्ट्रॉन जाके मर्ज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये अपने पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था यहाँ से, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये तो रिवॉल्व करता करता इसी के अंदर आके मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो वो तो स्पाइरल वाला पाथ फॉलो करेगा। थोड़ा इसको और अच्छे से दिखाते हैं। वो ऐसे ऐसे घूमता घूमता फाइनली इसी में एंटर कर जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। किस फॉर्म में? देखो लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो लगातार अपनी एनर्जी लूज करी जा रहा है। तो जैसे जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic wave. This is according to classical electromagnetic theory. So as the electron is losing its energy,
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अब इट विल ट्राई टू फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, इस वजह से ये न्यूक्लियस भी उसको अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉलो अ पाथ ऑफ लेसर रेडियस and ultimately it will merge into the nucleus, and if it happens then such an atom it cannot be stable, so which is not possible because we know that practically atoms are stable। ऐसा तो नहीं है कि जो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये पड़े पड़े ही गिर गए, नहीं गिरते क्योंकि एटम स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? so this is one of the limitation of रदरफोर्ड मॉडल। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि रदरफोर्ड मॉडल का जो बेसिस है वो क्लासिकल बेसिस है, जैसे एक क्लासिकल बेसिस पर उसने एक्सप्लेनेशन की, पर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही उसको अपोज कर रही है, क्योंकि उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है अगर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल। अब हमारा इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर ही रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते घूमते। So that accelerating charged particle is actually producing electromagnetic wave, or it is losing its energy in the form of electromagnetic wave. So ultimately it will merge into the nucleus, and in that case atom is not stable. So this is not possible. So this is one of the limitations जिसे Rutherford explain नहीं कर पाया। And there is one more point, another point है एक और, there is another point, वो थोड़ा शायद आपको ना समझ में आए पर अभी लिख लेते हैं, समझ आपको तब आएगा जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बट है तो लिमिटेशन का ही पॉइंट है। ना बेटा ये नोट हो गया सबका, रब कर दूं? यस यस ओके, नाउ सेकंड लिमिटेशन पॉइंट, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बोहर मॉडल, जो कि आज तो चलो नहीं करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे मॉर्निंग में, बट यहां से मॉडल की स्टार्टिंग हो जाएगी बोहर मॉडल की, और स्पेक्ट्रम वाला पार्ट लास्ट में करना हमने। बोहर मॉडल के खत्म होते ही स्पेक्ट्रम ही है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सर फिर चैप्टर खत्म? हाँ यस, फिर ये एटम वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे चैप्टर्स हैं और इसलिए मैं इन्हें पैरेलल चला रहा हूँ, और दे आर इजी, दीज चैप्टर्स आर इजी, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो हम लोग पैरेलल में कर ही रहे हैं सो दैट कि टाइमली कोर्स हो जाए हमारा। फाइनली सेकंड पॉइंट, second point is the frequency of the second point is the frequency of revolving electron, the frequency of revolving electron is continuously changing। जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट तो है नहीं, वो लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा अगर एक्सेलरेट कर ही रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग इन द दिस ऑर्बिट, इट इज एक्सेलरेटिंग, मतलब उसकी स्पीड या व्हाटएवर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है, तो इन दिस वे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आ रहा है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। नंबर वन पॉइंट, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट करते रहेंगे। पहला पॉइंट तो ये था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, एंड सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होएगी उसकी फ्रीक्वेंसी इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था जिस एक्सेलरेशन से चार्ज ऑसिलेट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज की है वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी जो वो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा वही सेम चीज है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी the frequency of electromagnetic wave, the frequency of electromagnetic wave generated by accelerating charged particle
generated by accelerating charged particle should be equal to frequency of particle, should be equal to frequency of particle, मतलब वही charged particle. What I mean कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा. इसका मतलब यह है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया इसे इलेक्ट्रॉन ने, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और फिर ये एक्सेलरेट करके यहाँ कहीं पहुंच गया. जब ये यहाँ पहुंचा एक्सेलरेट करके, तो ये अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है इतनी देर में. फिर कहीं और जाकर जब ये यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर ये अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा. आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होंगी, एक फ्रीक्वेंसी की नहीं हो सकती, क्योंकि खुद की उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है. ये बात समझ रहे हो बच्चों? यस. तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं. तो इस बेसिस पर तो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि बेटा जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग अलग सारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं. तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं क्लब करूं, तो ये दोनों पॉइंट्स जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और जो एक्चुअल में अगर हम लोग इनको क्लब करके एक रिजल्ट निकालें, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो कंक्लूजन है, these two points concluded that the spectrum formed should be continuous spectrum. अभी मैं लिखता हूं इसको. These 2 points concluded that the revolving electron would emit a continuous spectrum. ये शायद बात आपको नहीं समझ में आएगी, बट आप इतना समझ सकते हो कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जनरेट करेगा जिससे कि स्पेक्ट्रम बनेगा, वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की आएंगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो इस बेसिस पर तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हों. जैसे जो हमारा ये 7 कलर का जो बैंड बनता है, 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें सारे कलर्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, रेड, वॉयलेट, इंडिगो वगैरह वगैरह, तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो मतलब स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस टाइप का बनना चाहिए, जो बैंड बनना चाहिए कल whatever. So these 2 points concluded that revolving electron would emit a continuous spectrum, but it is in contradiction. But actual में continuous spectrum नहीं मिला. जब करके देखा तो स्पेक्ट्रम तो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है. लाइन स्पेक्ट्रम में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होता है. बट आगे आप खुद लिख लो, यहां तक नोट हो गया तो मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं. बट के बाद but it is in contradiction to the line spectrum. मिला एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम, actually observed. So clearly Rutherford model जो है, it cannot explain the complete information of atomic structure. तो इन दो बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्लियरली Rutherford model
रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। कंप्लीट, हाँ स्टेबिलिटी तो हो गया, वो हमने पढ़ लिया कि स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा फर्स्ट पॉइंट में, बट ये जो मॉडल ही है ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हूँ। क्लियरली रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। आपको सेकेंड पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी लिखा है ये? सेकेंड पॉइंट में मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी चार्ज पार्टिकल की, वही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जनरेट करता है। तो क्योंकि हमारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होंगी। इसका मतलब है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए जिसमें काफी सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, बट एक्चुअल में जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बहुत पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, तब वो स्पेक्ट्रम बनता है। मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है तो एक लाइन बनती है उस स्पेक्ट्रम में, तो वो ऐसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। तो ये दो कारण हैं जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट सबको समझ आया? यस। तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज बोहर मॉडल। वैसे तो बोहर मॉडल